अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जानते हैं कि डॉक्टर बनते हैं इतनी मुश्किलों से। खैर वो डिग्री हासिल करना भी काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि डॉक्टर बनना कोई आसान बात नहीं। डॉक्टर बनते हैं और फिर कहते हैं कि अपने ख्वाब के पीछे भागते हैं। ख्वाब के पीछे बहुत लोग भागते हैं, लेकिन कितने लोग कामयाब होते हैं। आज ऐसी एक मिसाल मेरे साथ मौजूद है। मिसाल की जब मैं बात करी तो उनका नाम भी बता देती हूँ। आइडियली मुझे उन्हें डॉक्टर अदनान सरवर कहना चाहिए, लेकिन ही इज़ विद मी एज अदनान सरवर। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या हाल है आपके? डॉक्टर साहब कहो, अदनान कहो, क्या बोलूँ? मेरा पर्सनल जो एक ओपिनियन है कि अगर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता तो उसको वो टाइटल साथ नहीं लगाना चाहिए। सो मैं जस्ट अदनान सरवर। ऑल राइट, सो इट्स अदनान। वेल, दिल तो कहता है कि आपको शाह बोलूँ। उसका रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स जिस मूवी में आपने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की, डायरेक्शन, मतलब इस तमाम चीज़ें सारी एक साथ लेकर चलना बहुत ही मुश्किल काम था। हाउ डिड यू मैनेज दैट? टू बी ऑनेस्ट, जो उसका इनिशियल डिसीजन था ये सब कुछ खुद करने का, वो मजबूरी के तहत कह लो। उसकी रीज़न बीइंग दैट वो फिल्म इस किस्म की थी, 2015 का टाइम था और उस वक्त इंडस्ट्री नॉन एग्जिस्टेंट थी। सो हमारी इंडस्ट्री 20 साल से बंद पड़ी हुई थी। एक आधी फिल्म आई थी, रिवाइवल सो कॉल्ड चल रहा था उस वक्त। तो उस वक्त उस किस्म के आइडिया के कोई टेकर्स नहीं थे, सो टू से। उसके लिए कोई बैकर्स नहीं थे। और मैंने प्रोजेक्ट को पुट टुगेदर करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ किया कि इसको तनहा ही करना पड़ेगा। ऑब्वियसली द स्क्रिप्ट, द आइडिया वाज सेंट टू एक्टर्स, इट वाज सेंट टू प्रोड्यूसर्स, बट सारे कहते ये ठीक, ये इस किस्म की फिल्म कौन देखना पसंद करेगा, काइंड ऑफ। इसमें तो हीरोइन ही नहीं है, इसमें गाने भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर मजबूरी के तहत फिर मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ा एंड इट टर्न्ड आउट प्रीटी वेल। वेरी वेल इन फैक्ट। अदनान, डॉक्टर की मैंने बात की, शायद ये बात बहुत लोग नहीं जानते कि आप डॉक्टर बने, उसके बाद फिर एक्टर बने। एक्टिंग का सफ़र बहुत देर से शुरू हुआ, ऐसा क्यों हुआ? आई थिंक मैं आर्टिस्ट तो बहुत पहले था डॉक्टर बनने से, बिकॉज मैं प्राइमरीली म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर, गिटार प्लेयर, जो कि मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। एब्सोल्युटली। 14-15 साल की उम्र से मैं म्यूज़िक बजा रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स करने हैं। और ये वो हमारे माशरे की एक जो अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स कॉलेज ज़रूर भेजते हैं। जब आप उनसे कहते हैं कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ तो वो कहते हैं ये क्या होता है, यू नो। ऑब्वियसली अब टाइम्स चेंज हो गए, वो टाइम्स कुछ और थे। अभी भी काफ़ी घरों में कभी तो हमारे भी यही था कि पढ़ लो, फिर जो करने कर लो। और पेरेंट्स का भी एक इंक्लिनेशन था कि मेडिसिन का, तो दैट वाज लाइक समथिंग जो कि पेरेंट्स की ख्वाहिश। और ऑब्वियसली आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव एन एजुकेशन। तो वो डॉक्टरी का जो सफ़र था वो इसलिए कि हमारे माशरे में एजुकेशन लेनी पड़ती है। नोबडी ड्रॉप्स आउट आफ्टर ए लेवल्स कि अब मैं आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ, राइट? एवरीबडी। सो इफ़ यू लुक अराउंड, all of our friends in this industry, someone's a lawyer, someone's a business major, someone's a doctor, so हर एक के पास कोई ना कोई डिग्री है, which I think is very good, क्योंकि फिर educated लोग जो हैं, जो अब आप नया रिनेसांस देख रहे हैं इंडस्ट्री का, जिन लोगों के हाथ में अब वो इंडस्ट्री है, वो हाईली एजुकेटेड लोग हैं और दुनिया देखे हुए लोग हैं। इसीलिए इंडस्ट्री थोड़ी सी रिवाइव होकर बेहतर भी हो रही है। शौक था हमेशा से कि मैंने तो एक्टर ही बनना है, दिल में यही बात थी? मैं बहुत शाय आदमी हूँ बाय नेचर। एक्टिंग का मुझे कोई सिरे से शौक नहीं है। मैं मजबूरी के तहत, लाइक आई सेड, बट वंस आई गॉट इनटू इट, शाह के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसने एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया। मैं पहले अपने आप का एक आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करना, लेकिन आपकी जितनी अच्छी एक्टिंग थी देखकर लगता नहीं था कि आपको शौक नहीं था एक्टिंग का। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं वाकई बहुत शाय और प्राइवेट और इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान अभी तक हूँ। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या म्यूजिशियन के तौर पे या राइटर के तौर पे। मुझे म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर का तो पता था कि मैं इससे अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ। जब मैंने कहा कि चलो अब ये रोल खुद ही करना पड़ेगा कि ये फिल्म बनेगी, तो वंस आई गॉट इन्वॉल्व इन एक्टिंग, आई फाउंड कि एक नया दरवाज़ा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मेरे लिए खुल गया।
एंड कि आप अपने आप को, अपनी ज़ात को साइड पर रख कर किसी और के जिस्म, किसी और की पर्सनालिटी को, उसकी ज़िंदगी को अडॉप्ट इतने हद तक करें कि अदनान एग्जिस्ट करना बंद हो जाए और हुसैन शाह एग्जिस्ट करना शुरू हो जाए इसी बॉडी के अंदर। सो एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए वो एक रेवलेशन थी। सो उसके बाद से वो जो है ना, समथिंग जस्ट एक्सप्लोडेड इनसाइड मी एंड नाउ आई एम ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट गेटिंग कोई नया मज़े का रोल, इंटरेस्टिंग रोल, जिसमें मैं अपनी बॉडी और दिमाग के चुंगल से आज़ाद होकर कोई और चीज़ बन जाऊं और उसको एक्सपीरियंस करूं, उसको एक्सप्लोर करूं कि वो क्या चीज़ है, क्या इंसान था, क्या मेमोरीज थी उसकी। सो जब आप ये बॉक्सर बने, शाह बॉक्सर, बड़ी एक मैं कहूँगी एक्सक्लूसिव सी कहानी है ये उस बॉक्सर की ज़िंदगी की। जब उस रूप में आप ढल गए, कितना ढले? एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड टू दैट? सो मैंने पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग टीम के कोचेज़ हैं उनके साथ ट्रेनिंग की। मेरा तकरीबन 8 माह की 8.5 माह का सिर्फ ट्रेनिंग था। फिर प्रॉब्लम ये था कि वो जो बॉक्सर है वो एक होमलेस बॉक्सर था, बिल्कुल उसके पास घर या खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। और मैं लाहौरी खाने का, एज यू कैन सी कि दिस इज व्हाट आई एम नॉर्मली लाइक। मैं अपनी बिरयानियों, निहारियों और इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, पराठों के बगैर। Is that true? Yeah, of course. I love food. It's a big part. मेरी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खाना है, बहुत बड़ा हिस्सा। So मेरे लिए चैलेंज बॉक्सिंग सीखना, मुझे वैसे भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट, UFC, MMA मुझे नहीं अच्छी चीज़ें लगती हैं एज एन आर्टिस्ट, बट टू देन लर्न टू बॉक्स एंड देन बॉक्सिंग भी सीखना और अपनी बॉडी को ऐसे ढालना जैसे एक होमलेस बॉक्सर होता है। तो मैंने तकरीबन 20 प्रीमियर वाले दिन मेरा वेट आई थिंक 58-59 किलोज था, विच इज़ 15 किलो 15 किलोज लेस देन व्हाट आई एम नॉर्मली। सो अपने आप को 1-1.5 रोटी पे रखना, फिर उस तरह जिस तरह की उसकी ज़िंदगी थी उस तरह उसको जीना, एज मच एज एग्जिस्ट करना एज पॉसिबल। तो ये खाने याद नहीं आते थे जब आप ये डाइट पे थे? जिस दिन शूटिंग ख़त्म हुई थी तो फिर अगले 2-3 महीने मेरे हेल्थ इश्यूज़ चलते रहते, बिकॉज मैंने इतना वेट लूज़ कर दिया था, इतने अरसे के लिए कर दिया था कि मैल न्यूट्रिशन और ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज़ हो गए थे। लेकिन जिस दिन आखिरी दिन शूट थी ना, जिस दिन शूट थी मेरे पास था, अब मैं सीधा गया था वारिस निहारी। मैं यही पूछने वाली थी कि सबसे पहली चीज़ क्या आपने खाई थी जब दिन शूट खत्म हुआ? मैं सेट से सीधा गया था वारिस निहारी और मैंने एक फुल प्लेट, जो उनकी स्पेशल प्लेट होती है विद वर्क्स। बट आई एम श्योर आप खत्म नहीं कर पाए होंगे। नहीं, उस वक्त पेट इजाज़त नहीं दे रहा होगा यार, बहुत तबीयत खराब थी। बट एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एक्टिंग बहुत एक यूनिक एवेन्यू है। जितना आप ढल गए थे उस रूप में, उस कैरेक्टर में, बल्कि अभी ये शो शुरू होने से पहले आप मुझे एक कहानी सुना रहे थे एयरपोर्ट की, अगर वो भी आप पता है, आई एम श्योर पीपल वाचिंग द शो वुड रियली एंजॉय दैट स्टोरी बिकॉज़ आई श्योर डिड। बिकॉज़ ऑब्वियसली शाह से पहले मेरा एक बैंड होता था जो बहुत ज़्यादा फेमस टाइप तो नहीं था, हम लोग ना मुझे कोई जानता था, अभी भी खैर नहीं, काफी लोग याद रखते हैं उस बैंड को याद रखते हैं, बट यू नो आपको भी, बैंड को भी और आपको भी। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट मैस लेवल रिकॉग्निशन। आई अंडरस्टैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ रिकॉग्निशन वे एयरपोर्ट पे लोग आपको, वो तो कभी भी नहीं था मैसेज वाइज। तो जब शाह रिलीज हुई तो मेरा जो पहला मैस लेवल पे एक्सपोजर था वाज एज अ लियारी बेस्ड होमलेस बॉक्सर चिटान पर। लोगों ने मुझे उसी तरह देखा था, सारे ट्रेलर, सारे प्रोमोज उसी तरह थे। तो मैं कराची एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था और मुझे वहाँ अपना एक दोस्त मिल गया। सो वी वर टॉकिंग टू ईच अदर लाइक वी टॉक टू ईच अदर। वी स्पीक अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू एंड वी टॉकिंग एंड आई एम टॉकिंग टू माय म्यूजिशियन फ्रेंड अबाउट समथिंग, और कोई आके ना मेरे कंधे पे टैप करता है। और जब टैप किया उसने तो मैंने कहा जी, इट्स लाइक आप बॉक्सिंग मूवी वाले हैं। मैंने कहा जी, तो आप इंग्लिश बोलते हैं आप तो पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहता हमें लगा था कि उन्होंने लियारी से कोई लड़का उठाकर उसको बॉक्सर बनाया। आई थिंक ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है, मैं जितनी बार सुनूंगी मुझे मजा आएगा। मेरे लिए ये सबसे बड़ी सक्सेस है। आई डोंट केयर मच अबाउट सेलिब्रिटी कल्चर। इंस्टाग्राम पे मैंने आई थिंक 10, 12, 15 पोस्ट हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? अदनान, मैं आपसे पूछने वाली ही थी, लाइमलाइट से आप डरते हैं या जान के दूर रहते हैं? हमेशा आई एम अ प्राइवेट पर्सन। मेरे ख्याल में
जब भी कोई किसी से मैं बात करता हूँ, स्पेशली PR people, they're always like, you need to be more out there, you need to be. I don't think it's necessary. I mean, there are many examples of artists who are not on social media. Well, I have a presence, but it's a very small presence. लेकिन आपको लगता नहीं आजकल के ज़माने की ज़रूरत है, नीड है? आजकल है celebrity culture. आजकल आप क्यों नहीं उस रेस में लग जाते? I'm doing very well. You're not happy doing that, right? I would be happy, I guess, if a couple of years down the line, or my next movie just explodes and is a massive hit, and I wouldn't mind it, because obviously उसकी वजह से ये होता है कि आपका काम आसान हो जाता है. आपके लिए आइडियाज़ को सेल करना आसान हो जाता है, बिकॉज लाइक आई सेड सेलिब्रिटी कल्चर है, आर्टिस्ट कल्चर नहीं है. आर्टिस्ट के लिए टेकर्स कम है, सेलिब्रिटीज़ के लिए टेकर्स बहुत ज़्यादा हैं. आई वुडंट माइंड इट, आई डोंट लाइक इट, बट आई वुडंट माइंड इट. इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम अवर्स टू. मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका जो जॉनरा है, जितना मैं समझ पा रही हूँ आपका काम देख के, आपको एज अ पर्सन एक जिस तरह आप ऑपरेट भी करते हैं वो चीज़ देख के, आपका जॉनरा बहुत मुख्तलिफ है बाकी सब एक्टर्स और पूरी फिल्म इंडस्ट्री से. लाइक यू जस्ट स्टेटेड कि आप एक इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन आप इस चीज़ को अपनी क्या चेंज करना चाहेंगे या नहीं, या आपको पसंद है मुख्तलिफ? आप देखिए, मैंने ऑलरेडी मैं हैंडफुल ऑफ एक्टर्स हैं जिन्होंने एक पूरी फिल्म लीड की हुई है. होता ही है कि 5 लोगों की कास्ट होती है, जिसमें 3 लड़कियां होती हैं, 4 लड़के होते हैं, 10 गाने होते हैं, 8 रोमांस होते हैं, 3 कैरेक्टर. कुडोस टू देम, जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं. मैं उन बहुत रेयर एक्टर्स में से हूँ जिन्होंने पूरी एक फिल्म अपने कंधों पर उठाकर एंड तक पहुँचाई, और बहुत रीजनेबल तरीके से पहुँचाई. आई कैन डू इट एज एन आर्टिस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. आर्टिस्ट का काम ही है कि अपने आप को, अपनी ज़ात को स्क्रीन पे रखे, या लिख कर कागज़ या गाना बना के. पब्लिक में आपने जाना ही जाना है. ड्राइंग रूम आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, पब्लिक में आर्टिस्ट को जाना ही पड़ता है. सो तो मुझे उससे कोई आर नहीं है. well, like once again, जो आइडियाज़ मुझे अट्रैक्ट करते हैं वो हैं डिफरेंट किस्म के. लेकिन आप कभी किसी पहाड़ पे चढ़ के या किसी समंदर के पास जाके गाने गा के या ऐसे कोई बारिश का सीन, ये वाली चीजें नहीं करने वाली? इज दैट राइट? एक तो वो टाइम भी गुजर गया. नहीं, अभी भी ऐसे गाने बनते. मुझे वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती है. आई लव सॉन्ग एंड डांस. मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर गुजरा है. सो गोइंग टू क्लब्स एंड डांसिंग एंड हैविंग फन, इट्स पार्ट ऑफ हु वी आर. हमारे मेहंदी के डांसेस अगर आप कभी देख लें तो वो जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, अलग लेवल पे पहुंचे, जो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं उनसे शायद 10 गुना बेहतर भी होते हैं. आगे भी हैं और शायद बेहतर भी हैं. सो आई एम नॉट अवर्स टू सॉन्ग एंड डांस. इफ आई एम पार्ट ऑफ अ फिल्म जिसमें कैरेक्टर की डिमांड है जो करना है, मुझे कोई परेशानी नहीं है. सारी ज़िंदगी बैंड में स्टेज पे गुजरी है. मैं खुद म्यूजिशियन हूँ, मुझे कोई आर नहीं है. बट वो आइडियाज़ मुझे जब फिल्म की ऑफ़र आती है और जिसमें मुझे वो कहते हैं, मैं जब डायरेक्टर से आगे बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि जी आपके लिए परफेक्ट रोल है. अच्छा जी, क्या रोल है? बस जैसे आप हैं वही चाहिए. एंड that doesn't excite me. That's an achievement. That doesn't challenge me. If they want like somebody to come and look good on screen and speak, that's not for me. I want somebody to give me the role of what Muin Akhtar used to do, playing a woman. What I would love to do a blind person. Give me something challenging जो मुझे इस person से डिटैच करके कुछ और बनने की जरूरत है, ताकि I can create something. अच्छा, ये बताएं, आपके जो बचपन के दोस्त हैं, of course जब आप मेडिकल स्कूल में होंगे और उससे पहले के भी दोस्त, वो क्या कहते हैं अब आपको देख के कि उस वक्त के अदनान और आज के अदनान, और लेट्स से डिड दे एंटिसिपेट, डिड दे थिंक, क्या उन्होंने सोचा था कि अदनान सरवर एक इतने सक्सेसफुल एक्टर बन जाएंगे, अपने बलबूते पे पूरी एक फिल्म भी बना डालेंगे?
खैर अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सक्सेसफुल एक्टर या बहुत सक्सेसफुल, आई एम रीजनेबली सक्सेसफुल एंड ठीक है, अभी उस जगह पर नहीं है जो हमें जिधर हम जा सकते हैं, मैं और मेरी टीम, बट वी आर गेटिंग देयर। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना मेरे लिए, जो सबसे बड़ा इनिशियल चैलेंज था कि somebody who have known 17 साल की उम्र से जब वो मुझे स्क्रीन पे देखेंगे तो क्या वो मुझे देखेंगे या वो मेरे कैरेक्टर को देखेंगे। तो जब मैंने अपने बचपन के दोस्तों को, अपनी मदर को देखा है कि वो मेरे से इतना इम्प्रेस्ड नहीं थे जितना वो उस कैरेक्टर से इम्प्रेस्ड थे, वो शायद मेरे से इतना इन लव उस मोमेंट में नहीं थे जितना वो उस कैरेक्टर से इन लव। क्या कहा उन सब ने? बहुत खुश हुए, लेकिन मेरे दोस्तों को पता था कि मैंने इधर ही पहुंचना है। उनको पता था? 17 साल की उम्र से उन्हें पता था that this is my calling because I was always an artist, I was always a writer, I was always उनके लिए शौक नहीं थी ये बात? नहीं, हम लोग बचपन में जब कागा नारायण जाया करते थे, रात को बॉनफायर होता था, I was the guy that used to tell stories। 8-10 दोस्त बैठे हैं और एक किस्सा शुरू किया और वो किस्सा इंटरेस्टिंग लगा, देखा लोग किस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो साथ कहानी खुद गाड़नी शुरू कर दी। अच्छा, कहानियाँ आप बचपन से बनाते आ रहे हैं। So I was a storyteller through my music, through my writing, through my acting. I like to tell stories because I think इंसान की एक बहुत fundamental attachment है stories के साथ। 4000 साल पहले जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, बिजली कुछ नहीं होता था, तो उसी तरह इंसान आग जलाकर एक दूसरे को कहानियाँ सुनाया करते थे। Absolutely, तो ये जो आपके महाभारतास हैं, आपके जो पुराने लिटरेचर हैं, ये सारे कहानियाँ हैं। कहानी सुनाना एक दूसरे को इंसान का एक डीएनए के अंदर है, प्रिमिटिव चीज़ है। जब लिखना सीखा और बोलना सीखा तो कहानियाँ सुनानी बिल्कुल। वो मेरे अंदर का वो जो एक तजस्सुस और शौक है वो बहुत स्ट्रांग है। वो अब उभर के आ गया। वो अब वो दुनिया के सामने आ चुका है। सो जिस तरह मैं, जैसे मैंने कहा, मेरी खुशियों की लिस्ट में खाना बहुत ऊपर है, ट्रैवल बहुत ऊपर है, कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत ऊपर है। ये वो सारी चीज़ें जो हर इंसान के अंदर बहुत हज़ारों साल से हमारे डीएनए का हिस्सा हैं। मैं सिर्फ अपने आप को एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग एम्ब्रेस कर चुका हूँ। वेल, डीएनए का हिस्सा शादी भी है जो अब तक आपकी नहीं हुई। एक्चुअली हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं है। वो आपकी लॉजिक होगी, लेकिन जितना इंसानी दिमाग को समझ आता है उसके मुताबिक शादी करने आप कह लीजिए ज़रूरी है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि मैं आपकी वालदा बन रही हूँ लेकिन या लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी। चूँकि हम दोस्त भी हैं, इसलिए अक्सर मेरे दोस्त ही मुझे पुश करते रहते हैं। हर विंटर हमारे 2-3 दोस्तों की शादियाँ होती हैं जिसमें हम जाते हैं और मेहंदी पे डांस करते हैं, उनको रुखसत करके आते हैं। हर साल तकरीबन यही समर में मेरे पे प्रेशर पड़ने शुरू हुए थे कि अब आपकी बारी है। इस बार टू बी ऑनेस्ट मेरी लिस्ट ऑफ थिंग्स में नहीं है, वो है ही नहीं, अभी तक तो नहीं है। And कोई मिला नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। आपकी लाइफ की जर्नी में यू मीट पीपल या फिर दिल दुखा हुआ है, कोई इधर ट्रेजेडी नहीं है इधर। ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी जैसे जैसे गुजरती रहती है, आपको लोग मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनते हैं, जो आपकी फैमिली की तरह बन जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो शादी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं अभी फुलफिल नहीं कर सकता हूँ। इन द सेंस मैं बहुत रिस्क लेता हूँ लाइफ के अंदर। जब पहली फिल्म बनाई, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी गाड़ी बेच दी, सब बेच दिया, जो हर चीज़ करके पुट एवरीथिंग इन एन आइडिया वर्कड। लेकिन अगर वो वर्क ना करता तो शायद मैं वाकई उस होमलेस बॉक्सर की तरह खुद भी होमलेस बन जाता। वेल, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, अच्छी बात है नहीं हुआ, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उन अप्स एंड डाउन्स को आप अकेले झेल सकते हैं, आप वो रिस्क ले सकते हैं कि कोई बात नहीं, एक आइडिया, एक स्टोरी जो आप सुनाना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ जान की बाजी लगा के बना दो। क्यों? आप अकेले हो। अगर आपके 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो शायद अगर उसमें से कोई बीमार हो जाता है
तो आपको अपना रिस्क कम करना पड़ता है। बिल्कुल। मैं रिस्क कम नहीं कर सकता किसी के लिए भी। यानी कि आप किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते। बिल्कुल। होपफुली मैं शायद इस जगह पहुंचूं लाइफ के अंदर जिधर जो मैं कर रहा हूँ उसको रिस्क ना कंसिडर किया जाए, जो मैं कर रहा हूँ उसको गुड बिजनेस कंसिडर किया जाए। अगर फिल्म इंडस्ट्री से आपको कोई पसंद आ गई खातून तो क्या घर वाले रजामंद हो जाएंगे? Yes, why not? They would be? Absolutely. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, और हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो मेरी खैर टेक्निकली मैं इतना इंडस्ट्री में इन्वॉल्व, आप खुद नहीं इंटरेस्टेड? मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ इन द इंडस्ट्री, इन द सेंस के इंडस्ट्री कराची में बैठी हुई है मोस्टली, और मैं उनको साल में एक दफ़ा मिलता हूँ अवार्ड शो के ऊपर, अगर मुझे बुलाया जाए तो। बुलाया तो आपको जाते, नॉमिनेट भी काफ़ी बार हुए हैं। जाता नहीं। सो अगर मैं अवार्ड शो पे मिलता हूँ तो इन लोगों को मैं मिलता हूँ साल में एक दफ़ा। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए मिलता हूँ, फॉर एग्जांपल आई मेट दिस एक्टर, बहुत फेमस एक्टर इन कराची कपल ऑफ वीक्स अगो, और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्हें मिला। दे नो हु आई एम, आई नो हु दे आर, बट दीज आर पीपल दैट आई मीट। तो मुझे पर्सनली और मेरी फैमिली को भी एब्सोल्युटली वी हैव नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली आई वुड हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। आजकल आपकी ज़िंदगी में कौन सी नई, कह लीजिए कि मैं किसी खातून का नहीं पूछ रही, मैं फिल्म के बारे में पूछने वाली थी। आपका दिमाग उधर ही जा रहा था। मैं I read it on your face and I'm not asking that. मैं पूछ रही फिल्म कौन सी चल रही है? मैं एक फिल्म तो करने लगा हूँ जो मेरी कमर्शियल फिल्म होगी। अच्छा, commercial, by that you mean songs, dances, yes. The rain, yes, everything. If rain is required. It's happening finally. So. If rain is required. So what is a commercial film? क्या है commercial film? पीकू, $1 अरब का बिजनेस किया था पीकू ने। क्या वो कमर्शियल नहीं था? Massive commercial success. मेरे लिए कमर्शियल फिल्म वो होती है जो which अगर 100 रुपीज़ में बनी है तो 300-400 बॉक्स ऑफिस पे कर ले। Doesn't matter how you do it. मैं अब ऑब्वियसली अभी तक मैंने सॉन्ग एंड डांस को टच इसलिए नहीं किया, हम इंडी फिल्म्स बनाते हैं, माइक्रो बजट, बिल्कुल स्मॉल बजट, इतने में इश्तहार भी नहीं बनता जितने में हम फिल्म बना लेते हैं। बिल्कुल। हमारे सेट के ऊपर 20 लोग होते हैं, 150 नहीं होते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। मैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिक भी खुद कर लिया। वजह मैं आउटसोर्स करना चाहता हूँ, बट व्हेन यू आर वर्किंग विद सच अ स्मॉल बजट, मैं एक लो बजट ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता जो इंडिया में इतना अच्छा हो रहा है। I love item songs, by the way. Let me tell you. You do? I love item songs. ये तो breaking news है हमारे लिए। People think मुझे I love item songs. क्या वो आजकल? अगली मूवी में है आपके item? हुस्न परचम is right now one of my favorite songs. But a great performance because I look at item songs as an artist's performance. चले इसको भी आपने वही एंगल दे दिया। I look at it as an artistic. What Katrina is doing in those songs, you think is an everyday job? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो करोड़ों में एक बंदा कर सकता है। बिल्कुल, हर कोई। For me, it's a Cirque du Soleil. For me, it's a artistic dance performance जो देख के आप दंग रह जाते हो कि यार how the sets everything सब चीजें इन्वॉल्व। मैं ये एक बहुत लंबा और डिटेल्ड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन उसके अंदर है। हम तो बात करें फ्रॉम एन आर्ट एंगल। मैं प्योरली फ्रॉम एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और मैं उन लोगों में से हूं जो
समझते हैं कि आर्टिस्ट के ऊपर ये प्रेशर नहीं डालने चाहिए कि वो सोसाइटी को चेंज करे। ये आर्टिस्ट का काम नहीं है। अगर आर्टिस्ट का काम होता तो लियोनार्डो डा विंची कभी वो क्या वो मुजस्मा है डेविड द न्यूड, द परफेक्ट मैन, आप उसे कहते हैं जी इसको कपड़े पहनाओ, क्यों पहनाए कपड़े क्यों पहनाए कपड़े उसको? दैट्स एंड नाउ इट्स पीस ऑफ आर्ट जो दुनिया में रिकॉग्नाइजेबल पीस ऑफ आर्ट है। डेविड आई थिंक उसका माइकल एंजेलो का, if I'm not mistaken, I might be, I'm sorry. So I'm a firm believer कि आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एब्सोल्युटली नहीं है। और मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस भी बना सकता हूँ जब कहते हैं ना कि जी माशरे को जो टीवी और फिल्म के अंदर जो हो रहा है उसने माशरा ख़राब कर दिया। आई कम्प्लीटली डिसएग्री। अगर आपको उस किस्म का एक और आई थिंक मेरे से पीपल हु वर्क विद मी एंड पीपल हु सीन माय बॉडी ऑफ वर्क दे नो कि मेरे से ज़्यादा इस चीज़ के अंदर जेंडर के अंदर इक्वल बंदा हो ही नहीं सकता। well, जो लोग ये कह रहे हैं शायद उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए ब्लेम करने के लिए, शायद वो ब्लेम आप अपना सिलेबस चीज़ों पर डालें। आप अपने सिलेबस को देखें। आप घर के अंदर ये होता है, मैं पर्सनली जानता हूँ घरों के अंदर क्या होता है कि अगर घर में फैमिली कुछ हमारे जो घरों में हेल्प होते हैं वो बताती हैं बच्चियां कि भाई को 2 रोटियां मिलती हैं, मुझे 1 मिलती है। बड़ी कॉमन सी तीन बड़ी कॉमन बात है। 3 बच्चियां 1 लड़का है, स्कूल बच्चा जाएगा, 3 बच्चियां जो हैं वो बेटा स्कूल जाता है, बेटियां नहीं। बेटा स्कूल जाएगा, बच्चियां घरों पे सफाइयां करेंगी। बेशक वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उनका तो काम ही नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ माशरे के अंदर इस किस्म की हज़ारों चीज़ें होती हैं, आपको वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप आर्टिस्ट पे नहीं डाल सकते कि जनाब आप जो है माशरे को चेंज कर दें। आर्टिस्ट को मैं तो ऐसा प्रेशर लेने के लिए कबूल नहीं। और अगर आप हिस्ट्री भी देख लें किसी आर्टिस्ट के ऊपर ऐसा प्रेशर, ये सेंसरशिप है जिस पे कि मैं सख्त खिलाफ। ऐसे सोचा कभी इस मौजू पे कोई फिल्म बनाने का आपने? मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये बड़ा आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। हम फिल्म्स बनाते हैं टू कनेक्ट विद पीपल एंड ऑडियंस। अगर कोई बंदा कहता है जी मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जो किसी कोई आकर ना देखे तो मुझे परवाह नहीं है, मैं वो बंदा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम जब फिल्म बनाते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स ऑन बोर्ड लेते हैं। इट्स अ बिजनेस, इट्स शो बिजनेस, राइट? इट्स द बिजनेस ऑफ सिनेमा। एक फैमिली जो महीने में जो ब्रेड विनर है वो 75,000 रुपया से कमाता है, जो कि रकम है का, बिल्कुल इट्स नॉट नथिंग। 75,000 रुपया कमाते हैं फैमिली, वो ईद के दिन निकले जी आज हम फिल्म देखने चलेंगे। बिल्कुल। मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, 5-5, 600 का आप टिकट लगाएं तो 2200 के उन्होंने टिकट्स लिए। फिर बच्चों ने पॉपकॉर्न, ड्रिंक, आइसक्रीम लिए। ये 5-5.5 हज़ार रुपया उन्होंने 2 घंटे आप पे खर्च किए। मिनिमम वही बात, मिनिमम। बिल्कुल। अगर उन्होंने डिनर नहीं किया, अगर बच्चों ने रास्ते में जिद करके कुछ और नहीं खा लिया, पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, एक फैमिली जिसका मंथली सैलरी का 10%, आप कह रहे हैं कि जी मेरी फिल्म आकर देखो, मुझे अपनी 75,000 की सैलरी में से 6-7 हज़ार रुपया मेरे आर्ट पे खर्च कर दो और आके मेरे से लेक्चर सुनो। सॉरी, दैट इज़ नॉट। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज फिल्म मेकर्स कि जब वो लोग सिनेमा में आते हैं और अपनी सैलरी का 10% आपकी फिल्म देखने पे लगा देते हैं, आप उनको कोई ऐसी चीज दें जो उनका 2 घंटा 2.5 घंटा एंटरटेन होकर वो निकले वहां से। वरना परेशानियां तो आप कोई न्यूज चैनल खोल लें, वो तो वैसे ही नजर आएगी। आप कोई अखबार देख लें, आप बाहर निकलें अपने घर से तो वो परेशानियां तो रोज लोग सड़क पे नजर आएंगी, हर जगह हमारे गिर्द है। सॉरी, कोई आपका लेक्चर देखने नहीं आना चाह रहा, कोई आपकी से जो है वो सोशल चेंज वो उनके लिए वो खुद कर। यानी अब जो अगली मूवी आ रही है उसमें थोड़ा सा आप हमें हंसाएंगे, खुश करेंगे। I mean, खुश तो शाह ने भी किया, दूसरी आपकी मोटरसाइकिल गर्ल ने भी किया, सब चीज़ों ने किया। आपकी म्यूज़िक ने काफ़ी लोगों को खुश किया। जो आप लिखते हैं उससे खैर पहले तो आपके दोस्त खुश होते रहे, उसके बाद ऑडियंसेस होती रही। Well, but we're hoping that this next venture is going to be different also, like you've stated. Yeah, so I mean, so this is going to be my commercial movie. Although I thought मेरी पिछली 2 भी commercially थी मेरे हिसाब से. But as a filmmaker मैं सीख रहा हूँ कि audience, वही जो बात मैंने आपको ये की है, ये मेरे लिए बहुत recent discovery थी, because मैंने किसी से बैठ के बात की, उन्होंने कहा यार देखी फिल्म,
कहता बॉस वो इतना बड़ा खर्चा होता है, तो फिर फैमिली ने कहा कि वो वाली देख लेते हैं बारिश वाली वो वाली देख। क्यों? उनको फैमिली को एक एंजॉयबल आउटिंग चाहिए। इट्स अ मिनी वेकेशन। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट है बेसिकली उनके लिए। छोटी वेकेशन है वो, 3 घंटे की वेकेशन है जिसमें उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। सो अब मैं अपने आप को इस तरह से देख रहा हूँ कि मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज समबडी जिसको वो पैसे दे रहे हैं उस मिनी वेकेशन के। आई वॉन्ट टू नाउ गिव देम more. If they want more this, I will give it to them. If they want more happiness, they want songs, I want to give it to them because I love my people, you know. बहुत मोहब्बत की बात है कि उन्होंने मेरी आके फिल्म देखी, मैं भी उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। बिल्कुल। लेक्चर तो हर एक से सुन रहे हैं। Well, Adnan, I wish we had more time, वरना हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते और मैं आपके बल्कि जो खाने पीने का और शौक है उसके बारे में मजीद और जान पाते, बट फॉर नाउ वी नो दैट यू आर अ फूड लवर। I love it. Right, and thank you so much once again for joining in. Thank you for having me. And some interesting things जो शायद बातें मुझे भी आपके बारे में पहले नहीं पता थी, वो पता चली। Thank you. Thank you for having me. It was a pleasure.